बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन के लिए आज का दिन काफ़ी भारी साबित हुआ है। पहले मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हुई और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ही केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जमानत मनसूख हुई और लाहौर हाई कोर्ट के अहाता अदालत से नैब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया है और कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में APC जो PDM में तब्दील हो चुकी है उस पर क्या असर पड़ेगा? इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा जो खुलकर सामने आई हैं और इदारों पर तनकीद कर रही हैं, उसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इसी पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, अपोजिशन ने तो वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को सबूताज किया जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा ने तो यहां तक कह दिया कि ये फैसले पहले से लिखे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस आले शरीफ और आले जरदारी और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और इस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट PDM के जितने करता धरता है उनका एक डिलेमा है और एक कमजोरी है और एक ट्रेजेडी है। वो ये है कि सवाल गन्ना जवाब चन्ना के मजाक, इनसे सवाल कुछ और करो, जवाब आगे से कुछ और आता है। अब ख्वातीन को हरासा करने जाते हैं तो पकड़े जाएं तो कहते हैं कि जनाब तंजीम साजी करने गए थे, जब उस तंजीम साजी के ऊपर कानून गिरफ्त करता है तो कहते हैं इंतकाम लिया जा रहा है। इनकी करप्शन के ऊपर अदालतें फैसले करें तो ये अदालतों को ही रगेदना शुरू कर देते हैं। आज तो इन्होंने हद मका दी। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आला अदलिया की इन्होंने तौहीन की है और उसका तौहीन अदालत का नोटिस अदालत को लेना चाहिए। पहले इनकी वो किराए की तर्जमान आई, उन्होंने आगे कहा जनाब कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। अब इसका मतलब लाहौर हाई कोर्ट को भी जना ये गठजोड़ के जनाब शरीक समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेगम सफदर अवान साहिबा ने सवाल गन्ना जवाब चन्ना के मजाक और फिर खोता मरिया खारियां तो सोग वजीराबाद के मजाक, आपका जना चाचा पकड़ा गया 4 साल की अनथक मेहनत के बाद, एहतसाबी अदारों की, इन्वेस्टिगेटिव अदारों की, GITs की, उनकी अनथक मेहनत के और अर्करेजी के बाद जनाब आप वो गिरफ्तार हुए हैं तो आप उसको गिलगित बल्तिस्तान के साथ और नवाज शरीफ का साथ देने के साथ जोड़ रही हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि मुझे ये बता दे पिछले 2 सालों में कितने दौरे किए शहबाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के? मैंने तो ये सवाल उठाया आज दिन से। मुझे एक दौरा बता दे जो ये शाह बहादुर कि जिसकी गिरफ्तारी को ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने या उसके साथ रेगिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ट्रेजेडी ये है कि जो चोर बाजारी इनकी पकड़ो, जो लूटमार पकड़ो, जो करप्शन पकड़ो, जो अदालतें इसके ऊपर इनको गिरफ्त करें, जो एहतसाबी अदारे गिरफ्त करें, ये उसको आवाम की आंखों में मिर्चें झोल के जना धोल के ये उसको कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें पता था शहबाज शरीफ साहब को कि मैंने 2 दिन बाद 4 दिन बाद गिरफ्तार हो जाना है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब सियासी शहीद बनने की कोशिश की। तो आज बेगम सफदर अवान साहिबा ने वही अपनी पुरानी रवायत को ताज़ा किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं और ये बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको खबर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर आज खुशी हुई है ना किसी को तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को। यानी आप कह रहे हैं फायदा हुआ उन्हें? सबसे ज्यादा खुशी बेगम सफदर अवान को हुई है अपने इस चाचे की गिरफ्तारी की। सबसे ज्यादा उनकी ये जहन है कि अब वो खुल के खेलेंगी। अब उनके जहन में है कि कजन भी अंदर, हमजा शहबाज ये भी अंदर, अब मैं खुल के जनाब अपना रोल प्ले करूंगी। और जनाब ये परवेज रशीद टाइप के जो इंस्पेक्टर हैं, जो अतालीक है, और ये काना काचा के सुकरात और रस्तू नारोवाल के चौधरी एहसन इकबाल साहब, इनको साथ लेके अपनी मर्जी से जना इस जनाब मीम लीग बना के जनाब आगे मैं चलूंगी। आप कह रहे हैं कि नून के बाद मीम भी बन रही है? आप मीम लीग हो गई ना। अब तो शीन भी खत्म होगी, नून भी खत्म होगी। नून को तो जना वो सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल जना वो बाहर बैठे हैं ना। अब वो सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल जना वो बाहर है और शीन के शहबाज शरीफ आने की तो पेशगोई कर दी। आज उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, खुशखबरी दे दी उन्होंने। अब तो हुकूमत का काम आसान। मेरा फिक्रा सुन लेना। सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल बाहर है और शहबाज शरीफ साहब करप्शन ऑफ जना मदर ऑफ करप्शन, मदर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो अंदर है। एक बाहर है, एक अंदर है। पीछे जनाब सुनिया ओजन गलियां में मिर्जा यार नचे के मजाक मीम लीग जनाब फुल अपना गेम खेलेगी और मजीद सत्यानाश और सवा सत्यानाश जना इस लीग की फेरेगी, आले शरीफ की भी और जनाब इस लीग की भी।
तो अगर चौहान साहब मियां नवाज शरीफ वाकई आ रहे हैं वतन, और जिस तरह मरियम नवाज ने दावा किया है, और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें सियासत करने की इजाजत दी जाएगी? अगर उन्होंने आना होता ना तो गुलहरी की तरह जना फड़क फड़क के जना वो गाड़ी से निकल के जहाज की सीढ़ियां चढ़ के जनाब जहाज में ना बैठते। ये सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल, मेरी बात लिख ले पेन कागज लेके, ये अब वापस नहीं आते। इस हुकूमत के होते हुए इसे वापस नहीं आना। और इसके बाद हुकूमत अगली फिर हमारी है, अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह, नबी पाक के सदके, तो अगली दफा फिर नहीं इन्होंने आना। तो ये मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल जो है ना बाहर ही रहेंगे। अच्छा, ये मरियम ने ये भी आपको बताना कह दिया कि नवाज शरीफ का लाकर जेल में बंद कर दें, हम तो खुद चाहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में बंद हो। पूरे का पूरा मौका दिया हुआ है, मैदान दिया हुआ है हुकूमत को खेलने के लिए। ये डब्ल्यू टर्न ले रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही, इनकी मत मरी हुई है, इनकी करप्शन के ऊपर जो इनकी पकड़ धकड़ हो रही है, इन सारों की अकलें है ना जवाब दे बैठी हैं। वो बेचारी बेगम सफदर रहमान साहिबा तरस आता है उसके ऊपर जो है ना, वो उल्टी सीधी बातें करती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। पहले बाहर भेजने के वाले से इसके ट्वीट चैन नहीं ले रहे थे, अब ये कहती है वापस आ जाएंगे। तो उसको कह रहा उस वक्त जना आपके ट्वीटों का क्या आलम था? आपके ट्वीट तो बता रहे थे कि हाँ जी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह फरिश्ता जना वो परमिट लेके मौत का जना वो मेरे अब्बा जी को तलाश करता फिर रहा है। उस वक्त तो आप हर 3 मिनट बाद जना एक ट्वीट करती थी कि जल्दी जल्दी बाहर भेजो। बाहर ना भेजा और ये अगर खुदा न खास्ता दुनिया से गए तो इसका कत्ल जाना वो इमरान खान साहब पे आएगा। याद है ना आपको? एक और बड़ा बयान मरियम नवाज साहिबा ने यह दिया कि शहबाज शरीफ साहब लीडर नहीं इमाम है। और लीडर नहीं, वो गीदड़ है, गीदड़ बाहर बैठते हैं, गीदड़ भागते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा लीडर नहीं इमाम है। यार बस छोड़े इनकी बातों को जना, ये जना वो अमामदीन हो सकते हैं जना, जो एक हुआ करता था बड़े सगीर का कैरेक्टर था अमामदीन, ठीक है ना, ये वो हो सकते हैं। बाकी करप्शन के अमाम है, टकेमारी के अमाम है, पैदागिरी के अमाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के अमाम है, जाली अकाउंट्स के अमाम है, टीटीज के अमाम है, अकबा परवरी के अमाम है, लूटमार के अमाम है। बिल्कुल जनाब, ऐसे वैसे चौहान साहब अगर आने वाले, मैं एक तो आज मरियम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे समझते हैं कि अदलिया पे इस तरह तनकीद, अदारों पे तनकीद, क्या हुकूमत जो है, आपकी हुकूमत जो है, क्या इस पे कोई एक्शन लेने जा रही है? बात यह है कि अभी इसी नून लीग के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। देखें वो मियाँ जलील अहमद शेखपुरी साहब हैं, अशरफ अंसारी साहब हैं, फैसल नियाजी साहब हैं, इनके एमपीए एमएनए इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो इससे बड़ी इनके खिलाफ और कौन सी एफआईआर हो सकती है कि इनके बयानिए से जो है इनके अपने एमएनए एमपी और सेंटर राजी नहीं है। अच्छा, मरियम ने कहा जी तलाल चौधरी से मैंने पूछा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आपको कुछ पता चला? भाई मैंने तो सिंपल एक बात कही है कि मेरी सारी उम्र तंजीम साजी में गुजरी है। ये रात की तंजीम साजी तलाल चौधरी ने इजाद की है। और फिर उसके बाद तलाल चौधरी ने बेगम सफदर रहमान साहिबा की सरपरस्ती के अंदर जो रात की तंजीम साजी की है, उसके नतीजे में एक मैसेज दे दिया है क़यामत तक पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को और उनके वर्कर्स को कि आइंदा सोचना भी ना रात को तंजीम साजी का। तंजीम साजी जब करनी है दिन को करनी है, अगर रात को करोगे तो फिर हड्डियों की जरा टूटने की सूरत में उसके नताए जाएंगे। चौहान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया, टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, अब गाइडलाइन मिली है, तो उसी गाइडलाइन पे तो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जब तक मोहलत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मज़ाहमत की सियासत के लिए मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारा जाए, और वो उन्हें क्राउड पुलर भी कहते हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत मज़ाहमती तहरीक के लिए खुला छोड़ेगी मैदान? मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर 2 साल रहे, नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट रहे, नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में रहे, बाहर बंदों की तादाद बताओ कितनी होती थी? नवाज शरीफ तेरे जान सार 1-2 नहीं पूरे 4, बस इससे ज्यादा नहीं होते थे। लाहौर शहर के अंदर जहाँ 90% सीटें एमएनए एमपी, 90% पॉलिटिकल इंतखाबी मैंडेट जो है वो नून लीग के पास है, उसके बावजूद उक्का दुक्का टावा टावा लोग होते थे कि कौन सी इनकलाब और तब्दीली की। लोग इनकी सियासी तौर पर इनके ऊपर थूकते भी नहीं अब, कि जो मोदी की जुबान बोले, जो अजीत देओल की जुबान बोले, जो मेजर गौरव आर्या की जुबान बोले, जो इंडियन रॉ की जुबान बोले, जो मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान बोले, उस पार्टी को पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम मुहिब्बे वतन है। पीछे नून लीग के एमएनए एमपीए मुहिब्बे वतन है, नून लीग का वोटर जो है वो मुहिब्बे वतन है। वो पागल नहीं है कि जो इन
बदजानत लोगों के पीछे अपनी औलादों को जाना इनकी तहरीक का ईंधन बनाए। आज चौहान साहब अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ा प्यारा बयान दे दिया मरियम के हक में। तो ये अचानक मोहब्बत, चूँकि काफ़ी देर से दोनों सियासी जमातों में बड़ा इत्फाक और मोहब्बत बढ़ रही है, तो क्या अगर ये आने वाले दिनों में इन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि आपको मैं भी खबर देता हूँ कि लाहौर, गुजरांवाला या फैसलाबाद या पिंडी, इन 4 जगहों से तहरीक शुरू की जाएगी, अगर ये यहाँ से एहतजाजी तहरीक शुरू करते हैं, आप उन्हें इजाज़त देंगे? सर जी, ये तहरीक चलाएं, ये एहतजाज करें, ये खंभों पे चढ़ें, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ें, ये पार्लियामेंट में आए या यूएनओ जाएं, ये जिधर जाएं, इनको कोई हासिल वसूल नहीं होना, क्योंकि इनके खिलाफ, इनकी बेमिसाल और ताबनाक करप्शन के खिलाफ एहतसाबी अदारे और अदालती अदारे जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी चौहान साहब, आपके नजदीक ये जो भी मज़ाहमत की सियासत करना चाहें या तहरीक चलाना चाहें, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, जैसा कि चौहान साहब का ये कहना है, ये कामयाब नहीं हो सकते। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं वो लीडर नहीं, इमाम है, और साथ ही ये भी कहती हैं कि वो मुफाहमत की सोच के शाइक हैं। तो एक जानिब आपकी जो सियासत है वो मज़ाहमत की है, दूसरी तरफ आप अपने चचा को इमाम भी कहती हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो आपके अंदर पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह। और मैं तो आपको एक बात दूँ बता, देखें जिस तरह चौहान साहब ने कहा 90% लाहौर में क़यादत मुस्लिम लीग नून की है, और आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर क्या लाहौर बंद हो गया? एहतजाजी मुजाहरे हुए, चौकों में टायर जले, MPMNA के डेरों के बाहर लोगों ने को बैनर अवेजा किए। क्या आज पूरे पंजाब में जहां नून लीग कहती है हम ही हम हैं, क्या हुआ? अगर आज कुछ नहीं हुआ तो जहन में रखिएगा आने वाले दिनों में भी यासर कुछ नहीं होना। लोग जो है, एक और मैं बड़े क्लियर बता दूं, मरियम नवाज साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये दूसरा खुद का शमला है। पहला खुद का शमला अपनी ही सियासी जमात पर मियां नवाज शरीफ की 45 मिनट की तकरीर थी और 7 ट्वीट था। दूसरा खुद का शमला जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यासर आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। आप देखेंगे नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। बहुत से अरकान असम्बली किसी सूरत में भी अदारों से और अदलिया से तसादम के हक में नहीं, यानी बट जाएगी नून लीग, मौक़िफ़ तब्दील होगा। एक लोग मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखेंगे, दूसरे मज़ाहमत की सियासत पे। इस तरीके से कोई तहरीक जन्म नहीं ले सकती। नाज़रीन, इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज की गिरफ्तारी पर हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगाया गया हुकूमत पर। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कितनी, और PDM की जो तहरीक है वो किस हद तक मजबूत होगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनफरादी तौर पर तहरीक किस तरीके से चलाएगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, अदालत से रिलीफ मिल जाए तो अदालतें ठीक हैं, ना मिले तो जो करवा रही है हुकूमत करवा रही है, ऐसा मौक़िफ़ क्यों? नहीं, आप बात जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लीजिए या उनके ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। उन्होंने नैब के बारे में जो कहा है कि ये इवन हैंडेड नहीं है, ये सबके लिए बराबर नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल अदलिया ने कहा, और मैं बहुत एहतराम करता हूं अदालत आलिया का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नैब जितने केसेस ला रही है उसमें सबसे ज्यादा तो सबसे अपोजिशन के हैं। क्या वजह है कि हुकूमत के केसेस को आगे नहीं किया? इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए और इंसाफ नजर आना चाहिए बराबर होता। मैं आज अदलिया का फैसला है वो हमारी सर आंखों पर, और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अदलिया के फैसले को इंडोर्स किया है। देखिए, मियां शहबाज शरीफ एक रिकन्सिलिएशन, एक मुफाहमत की जो है हमेशा सियासत करते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने 20 साल मुफाहमत की सियासत की है, मैंने कोई जाती अगर उसमें लिया है। इस वक्त ये ज़रूरत है हमारे मुल्क के कारोबार के लिए, हमारे मुल्क की ओवरऑल माहौल के लिए। जिस तरह APC का माहौल बन रहा है और सियासत गर्म हो रही है, इस तमाम चीज़ों को हमने सामने रखना है। देखिए, जो कानून बनाया ठीक है, वो कानून उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में बने होंगे जो नैब के लॉ हैं, लेकिन उनके लॉ को सब पे अमल कीजिए ना। हुकूमत के कोई बंदों के लिए तो कोई नैब कुछ नहीं कर रही, और अपोजिशन के जितने भी हैं
हैं। खुर्शीद शाह साहब का केस देख लीजिए, 10 महीने हो गए। मियाँ शहबाज शरीफ पहले 4.5 माह नैब के कस्टडी में अगर आप रहे हैं। इजाजत दें तो हम आपकी जमात के रहनुमाओं के कुछ शॉर्ट चलवा देते हैं कि जिसमें खुर्शीद शाह के मुताल्लिक, करप्शन के मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून क्या कहती थी, जो आज बेगुनाह जिसे आप कह रहे हैं। अभी आपने कहा है कि अदालतों के फैसले सारांकों पे हम अदब करते हैं। मरियम साहिबा ने कहा है कि अदालतों के फैसले लिखे हुए आते हैं और लिखे हुए फैसले पढ़े जाते हैं। आपकी क़यादत अदालतों के फैसलों को गलत कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, फिर दुरुस्त कौन है? देखिए, मैं हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मैं किसी के ओपिनियन को दूसरे को तो नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि अदालत के फैसले आज तक हमने माने हैं और हम उनको कहते हैं कि अदालतें जो है वो सही फैसले, हमें तवक्को है और इंशाल्लाह अदालतें सही फैसले करती रहेंगी। नवाज साहिबा को तो ये मौका नहीं ना अपनाना सुप्रीम कोर्ट, शेख साहब जो क़यादत होती है फिर उसी का ये तो देखिए आप उनसे पूछिए ना, रहनुमाओं को मानना पड़ता है। नहीं, वो आपकी क़यादत है ना, आपकी रहनुमा है, आपकी लीडर है। क़यादत का जो कहा होता है वही पार्टी फॉलो करती है ना। मैं उनको कोई ये नहीं कह रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारी पार्टी की जो बनता है ना कंसेंसस, जो ओपिनियन बनता है वो तो सबके मशवरे के साथ बनता है ना। हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज हैं कि ये फैसला वो तो आप कह रहे नहीं, ये हम नहीं कह रही है, मरियम कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, वो हमारी लीडर हैं, उनका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन भी मैंने आपको बड़ा क्लियरली कह दिया। मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। उन्होंने कहा है कि जो फैसले सारे के सारे अपोजिशन को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, आखिर हुकूमत के लोग किधर रहे? आखिर मालम जब्बा के क्या केस का हो रहा है, फॉरेन फंडिंग के केसेस का क्या हो रहा है, ये जो पेशावर की मोटरवे बनी है उसका क्या हो रहा है? कोई उनका केस को सुनवाई नहीं है। क्या नैब को वो नजर नहीं आ रहे? ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और फैसले भी दिए थे शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और रिमार्क्स भी थे, कुछ और लोगों के मुताल्लिक भी थे। नहीं, उनके मुताल्लिक क्या कहते हैं आप? नहीं, बात मेरी सुनिए। मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट मौका दें, मैं लंबी बात नहीं करता। ये जो कुछ हुआ है, ये 4,000 अरब रुपए का जो हमने सूद पे किया 13.25% से, अगर इसको खोलेंगे तो इससे बड़ा स्कैम है ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। मैं कारोबारी बंदा हूं और मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूं कि 13.25% पे हार्ट मनी मंगाई गई और उन 8 माह के दौरान डॉलर और पाकिस्तान का रुपया बिल्कुल एक जैसा रहा। बाहर से लोग 1 या 2% पे डॉलर में पैसा ला के यहां पे उन्होंने रखा और 13.25% पे वापस ले गए और 4,000 अरब रुपए पाकिस्तान के बजट में हो। कोई, क्योंकि किसी को टेक्निकल बातें ना नहीं बताई जा रही। ये मुझे बताइए कि तेल की कीमत 20-25 साल बाद सबसे कम हो गई $15। वो उस भाव पे उस वक्त बैन कर दिया और अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। तो वो क्या बात है कि $15 पे मैं भी पेट्रोकेमिकल का बिजनेस करता हूं। हमने तो बहुत वही बात हो गई कि 5 डाकू घर में गए वारदात करने के लिए, पुलिस ने छापा मारा, 2 डाकू पकड़े गए, 3 भाग गए और वो 2 भी कह रहे हैं कि उन तीनों को क्यों नहीं पकड़ा, हमें क्यों पकड़ लिया? नहीं, ये डाकुओं वाली बात तो नहीं है। तो मैं मुल्क की बात, हुकूमतों की बात, ये आप बिल्कुल मिसाल ऐसी दे, इसमें कोई डाकुओं वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं सबको चेक करे ना, ये क्यों नहीं नजर आ रही? इतने बड़े इंशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि कोई भी करप्शन करे, चाहे वो हुकूमत में ओपोजिशन में, उसे पकड़ना चाहिए। शेख साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब जो चीनी की हर एक का एहतसाब होना चाहिए, जो हकीकत है। जी शेख साहब, इसी पे आते हैं, बिल्कुल इसी पे आते हैं। शेख साहब मुझे बता दें, क्या अदारों पे चढ़ाई करना, पाकिस्तान के अहम तरीन कौमी अदारों को अपनी तनकीद का निशाना बनाना, आप इसे दुरुस्त समझते हैं? मैं समझता हूं नहीं, अदालतों को भी न्यूट्रल फैसले करने भी हैं और तवक्को भी हमारी यही है। मैं समझता हूं उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। लेकिन अगर सिर्फ चढ़ाई चंद लोगों के ऊपर ही की जाएगी, तमाम लोगों का नजर आना चाहिए। ये ऐसा सीधी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, चीनी 53 रुपए थे, हमने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी, 53 रुपए से 90 या 100 रुपए हो गई। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। क्या एक्शन हुआ है अभी तक? अच्छा, खीरा अंदोजी का वो बार कह रहे थे हम बहुत एक्शन करेंगे। थोड़ा सा जुर्माना लगा के बिल्कुल आपकी सारी बातें दुरुस्त हो सकती है, आपका मौकफ है। मैंने जो सवाल पूछा जरा मुझे उसका जवाब दे दें ताकि आपको हम उस पर चलें। आप समझते हैं इदारों पे तनकीद के अहम तरीन कौमी इदारों पे एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद में या नवाज शरीफ की दुरुस्त है?
मैं नहीं करता। मुझे देखिए वो जो उन्होंने किया उनसे आप पूछ ले। मैं समझता हूं कि हमारे इदारे जो है हमें उन पे पूरा भरोसा है और भरोसा करना चाहिए, और इदारों को भी चाहिए कि मुल्क इस वक्त मुल्क के हालात ये है कि इदारों को भी ऐसे फैसले करें कि जो सारे नजर आए कि वो सही तरह इंसाफ हो रहा है। मैं इदारों से भी यही गुजारिश हमारी है, और मैं समझता हूं कि हमारे इदारे इंशाअल्लाह मुल्क के इदारे हैं और सबके लिए बराबर वो ख्याल रखेंगे। मरियम साहब ने बहुत बड़ी एक बात कर दी है, और ये बात किस उम्रे में की है इसका तो आप भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा और मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया एक है और हमारा बोझ उठाना किसी के भी बस में नहीं है। ये सब कुछ चैलेंज कर दिया, आप क्या कहेंगे? जब वो जी जो जिस तरह का हो रहा है ना, वन साइडेड चीज़ें हो रही। मैं खुद रिकन्सिलिएशन वाला आदमी हूँ, मैं मफाहमत का बात करता हूँ, मैं मुल्क की इसमें बेहतरी है। हमें इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पे ही जंग हो रही है, हम अपने अंदर जंग ना करें। हम कोशिश करें कि मसाइल जो जिसने कोई गलत किया है, किसी ने भी किया है, हमारे 73 साल में ट्रुथ कमीशन बना लेना। 73 साल में जो कुछ होता रहा है, बिल्कुल जिसने किया है उसका सामने आना चाहिए चीज़। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो बार बार कहा है कि मैंने एक जेले की करप्शन नहीं की और मेरे अकाउंट में एक जेला भी नहीं गया। वो कह रहे हैं अदालत ने एक फैसला दे दिया उनकी जमानत, क्योंकि कानून ऐसा है। नैब का कानून कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि वन साइडेड, बिल्कुल मैं मेन यही कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, मेरी भी करें, सबकी करें, और मुल्क हमारे को आगे लेके चले। हमारे मुल्क देखिए जो हमने नए कानून बनाए ना, मैं आपको अभी बताऊँ रिसेंटली जो नैब का नया कानून बनाया कि हर बिजनेसमैन को जिसको चाहे वो 6 महीने पकड़ ले। इन कानूनों के बाद बाहर से पैसा कोई लेके पाकिस्तान से कोई भी नहीं आएगा। हमने ही कहते थे, इमरान खान साहब बनने से पहले कहते थे कि 4000 अरब रुपए की बजाय हमारा रेवेन्यू 8000 अरब होना चाहिए। क्या वजह हुआ कि पाकिस्तानी रुपए में भी वो रेवेन्यू नहीं हो रहा जो हमने इकट्ठा किया था। अच्छा, ये बता दें मुझे, एक सवाल का जवाब दे दें शेख साहब। डालो जी शेख साहब, एक सवाल का जवाब। अगर अदारों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा अदारों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान करती हैं, बतौर MNA कैसर अहमद शेख कहाँ पे खड़े होंगे? जी हम पहले तो पार्टी मीटिंग में डिस्कस करेंगे ना। मेरी कोशिश होगी कि हम इस तरह आपस में नहीं खड़े हों। हम भी एक पार्टी, अहम पार्टी है, मुल्क की बहुत पॉपुलर पार्टी है, तो मेरी तो एक पहले अपनी पार्टी में भी तो एक डिस्कशंस होंगी ना। हम कोशिश करेंगे कि ये मामला ना इस तरह ना हो, ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मुझे चलें एक बात बता दें, आपके बिल्कुल करीब एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पर तलाल चौधरी का वाक़या, उनकी वीडियो सामने आ गई मुझे कि उनको तंजीम साजी के बुलाया गया और तन साजी उनकी कर दी गई। इस पे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कहेंगे आप? फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बना दी गई है राना सनाउल्लाह साहब ने। जो सूरत हाल सामने आएगी, क्या कह रहे हैं जी आप? उन्होंने तो उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, वो तो गायब है। लेकिन कोई फैसला कर लेने देना। राना सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं ना कि उन्होंने क्या उनके सामने पॉइंट्स आए हैं, वो कोई बताएंगे तो हम कोई बात कर सकता हूँ ना। मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ बैठे हुए? ये मामला इस किस्म का है, आपके सामने है, जो जिस किस्म के सेंसिटिव मैटर्स हैं ये, तो ये मैं अभी बगैर कोई चीज़ जाने हुए तो कोई बात कर नहीं सकता, लेकिन 2-3 दिन में ये बात खुल जाएगी, सामने आ जाएगी। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन इजलास भी तलब किया था रहनुमाओं का, आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देनी थी। तो मरियम साहिबा के लिए नए अहकामात क्या आए हैं? भरपूर लीड मरियम साहिबा करेंगी APC में? नहीं, ये तो अभी जब उन्होंने ऑनलाइन किया है तो उसमें बात सारे लीडर्स की एक कंसेंसस बन जाएगा, सब अपने अपनी राय देंगे। अगर मेरे से पूछा गया कहीं तो मैं तो वही बात करूंगा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त भी हमें रिकन्सिलिएशन में जाना चाहिए, हमें मुल्क को देखना चाहिए, मुल्क के जो हालात हैं। हम मुल्क सबको प्यारा है, मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत की है। तो मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा अपने लीडरान को कि कोई ना कोई बीच में ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे ये जो हेड ऑन आपस में क्लैश हो रहा है, इदारे बहुत अहम हैं और ये पार्टियां भी बहुत अहम हैं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, इसी को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर भी फर्द जुर्म आयद हुई। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो गए। तो आने वाले दिनों में PDM की तहरीक क्या मजबूत होगी या फिर सबूताश हो सकती है? इस हवाले से क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की तहरीक से पहले किसी तहरीक का आगाज़ करेंगे या फिर जो अक्टूबर की डेट तय है उसी पर तहरीक का आगाज़ होगा? इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब की भी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, तो क्या PDM की जो तहरीक है वो वक्त से पहले चलेगी या फिर अपनी मुकर्ररा वक्त पर चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहले तो ये कहूँगा कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई, ये उसकी कामयाबी की पहली निशानी है कि हर तरह से प्रेशर आना शुरू हो गया। वो केसेस जो बंद थे या स्लो चल रहे थे, जो हाथ के बनाए हुए हैंडमेड केसेस हैं जिनमें कुछ देखा नहीं जाता कि असलियत क्या है, कितने सालों से चल रहे हैं, शवाहिद क्या है, सबूत क्या है, आपको करैक्टर असैसिनेशन करनी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। देखिए, अगर माजी में चले जाएं तो इस किस्म के प्रेशर्स ज़रूर आते हैं। नैब एक्टिव हो जाता है। अगर आप पुरानी APC पे चले जाएं जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की थी, उसके बाद फ़ौरन नवाज शरीफ साहब के केस खुल गए थे। सऊदी अरब की स्टील मिल, कतरी स्टील मिल, और वो एक होते थे वहाँ पे हमारे, ये नाम उनका क्या है, वो बहुत अच्छा नाम था उनका, वो बाद में कोई रहमान, अब तो एहतसाबुर रहमान है, वो सैफुर रहमान साहब, उन्होंने जरदारी साहब पे केसेस बनाना शुरू कर दिए। आसिफ अली खान जरदारी साहब की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो देखिए, ये APC की कामयाबी की निशानी है कि जब पाकिस्तान की सारी वो पार्टीज जिन्होंने ये समझा कि अब इस हुकूमत का आगे बढ़ना, आगे मुल्क को चलाना बिल्कुल नागुज़ीर बन गया है, ख़त्म, ये हुकूमत ना वो वादे पूरे कर सकी है, अवाम महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली हमारा मुल्क सारी दुनिया में बिल्कुल नीचे आता जा रहा है, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। और एक जो स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं माजी में, आपने देखा होगा जिस तरह पायलट्स का एक इशू आया या दूसरे जो स्टेटमेंट्स जारी होते हैं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। ये जब इन सारे एजेंडाज पे जब पार्टी इकट्ठी हुई, एक पेज पे आई और एक तहरीक चलाने का एक शेड्यूल दे दिया, तो देखिए ये प्रेशर्स आना स्टार्ट हो गए। अब APC की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आज जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की है, आसिफ अली खान जरदारी साहब पे फर्द जुर्म आयद किया है, ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरह मेरे जरदारी साहब, आसिफ अली खान जरदारी साहब ने कहा कि शायद APC के बाद सबसे पहले मैं ही जेल जाऊं, तो मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कि ज़रा मिलने आ जाया करें। तो सबको पता है कि ये आएगा प्रेशर, लेकिन इस बात पे ये मैं बिल्कुल 100% श्योर कह सकता हूँ कि जो इत्तेहाद है, APC जिस मकसद के लिए हुई थी, एज पर स्केड्यूल सारी तहरीक चलेगी, हर तरीके से जलसे भी होंगे, रैलियां भी मुनक्किद की जाएंगी, और इंशाअल्लाह जनवरी में जो जिस मार्च का अंदिया दिया गया है वो मार्च भी कामयाब होगा। जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद वालों को घर जाना पड़ेगा। सही। राना साहब, आप शाह साहब की तरफ चले जाइएगा, एक राय आपकी चाहिए। आप क्या समझते हैं, जैसा कि शाह साहब ये कह रहे हैं कि APC की ये पहली कामयाबी है, ये जो गिरफ्तारियां हैं, क्या समझते हैं कि वाकई ये कामयाबी है या फिर अलार्मिंग सिचुएशन है APC के लिए? देखिए, शाह साहब का ख्याल है कि ये कामयाबी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक बड़ा APC समेत तमाम सियासी जमातों के लिए ये एक बड़ी ऐसी अलामत है कि जिससे इन्हें आने वाले वक्तों में इनकी आने वाली तहरीक जो है वो मुझे किसी और तरफ जाती नज़र आ रही है। शायद वो तहरीक उस तरह ना बन सके जिस तरह बननी चाहिए। मैं शाह साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शाह साहब, आपने कहा कि बिल्कुल ये झूठे मुकदमात हैं, तो ये भी तो आपको याद होगा ये मुकदमा बनाया किसने है? बल्कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जी, मैं इस बात पे डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त जो इशू चल रहा है, जिस APC की आपने बात की, मैं इस बात पे दोबारा आपको वापस लाऊंगा। जो आप कह रहे हैं कि शायद आप हमारी तहरीक किसी और तरफ जाएगी, जी हमारी तहरीक किसी और तरफ नहीं जाएगी। पहले तहरीक जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने APC कॉल की थी, वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए थी। अब ये जो है रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए होगी, सिलेक्टेड को बाहर जाना होगा। ये जो सिलेक्टेड्स बैठे हुए हैं, जिसने इस मुल्क का ये हशर किया है, देखें
क्या वो पुराना सिनेरियो और आज का सिनेरियो शाह साहब क्या करेंगे आप तरीके एतमाद लाएंगे आप इसको बजोरे आप अवामी ताकतगार भेजेंगे, क्या करेंगे ये जरा वाज़ेह कर दें। देखें, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। मैं दोबारा बताता चलूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने सुना हो, जाहिर सी बात है आपने सुना होगा कि हम हर जमहूरी तरीका पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी जमहूरी तरीका अपनाएंगे। हम रैलियां भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम मार्च भी करेंगे। हम आखिर हर बार अपनाएंगे कि ये हुकूमत को घर जाना पड़े, लेकिन जमहूरी तरीका। और अगर इस्तीफों पे जब बात आई तो देखें, बात छिड़ी के पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे जा रही है। हम इस्तीफों से कभी पीछे नहीं जाएंगे। हमारे चेयरमैन का जो हुक्म होगा वो इंशाल्लाह इस जो डिसाइड किया जाएगा इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जो पूरा ये इत्तेहाद डिसाइड करेगा, उसके साथ पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी है और चलेगी। एक बात और मैं इसमें इंक्लूड करता चलूं, देखिए क्या ये सिनेरियो पुराने से डिफरेंट है। पुराने में एक हुआ करते थे ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब, वो आते थे, शेख रशीद जो आजकल किरदार अदा कर रहे हैं, वो आके इस किस्म के बयानात देते थे, कुछ मुलाकातों का बताते थे, कुछ टेलीफोन्स का बताते थे। आज वही काम शेख रशीद कर रहे हैं। अगर मुलाकातें होती हैं तो मुलाकातों का बताया जाता है ना, अगर आग ही नहीं लगी तो फिर धुआं कैसे निकलेगा? अरे जी, अगर मुलाकात आपकी हुई है इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इसकी सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो अब फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, हम ऑन करते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस अपने जनरल साहिबान से, अपनी फौज से मिलने जा रहे हैं और वो मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, तो उसको दूसरा रंग तो ना दिया जाए। अगर उस पर डिस्कशन करना है और एक तरफ डिस्कशन को ले जाया जा रहा है, एपीसी से क्यों ध्यान हटाया जा रहा है, क्यों महंगाई से ध्यान हटाया जा रहा है? क्या हुआ जब कश्मीर कॉज के लिए हम लोगों ने एपीसी कॉल की थी तो उसको कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी तरीका अपनाएगी। हमने जो दो एपीसी पहले हम कॉल कर चुके हैं। अच्छा शाह साहब मुझे ये बता दें कि आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को आप एपीसी की कामयाबी करार दे रहे हैं। आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो सबूत दिए गए हैं कि एक उनका अगर वो साथी मुलाजम है जिसकी 25,000 तनख्वाह है तो उसके अकाउंट में 25 करोड़ रुपया किस तरह आ गया, अगर उन पे इल्ज़ाम सच हैं तो ये फिर भी एपीसी की कामयाबी है? देखें जी, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया ना। देखिए तो फिर शाह साहब यही तो सवाल उठता है ना, सवाल तो यही है कि फिर हुकूमत पे इल्जामात किस बात के हैं? जमानत मंसूख तो कोर्ट कर रही है, फर्दे जुर्म कोर्ट में आयद हो रहा है, अदालतों का हुकूमत से सरोकार आयद हुआ, अब ट्रायल चलेगा। लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या होता है। ये तो वही हो गया कि तोशा खाना केस जो है, जिसका कोई वास्ता नैब से था ही नहीं, अगर कभी टैक्स कम भरा गया या प्राइस कम दी गई तो आप कोर्ट में चले जाते। लेट द कोर्ट डिसाइड। उसमें नैब को आगना पड़ गया। नैब का उससे वास्ता क्या है? माजी में प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर साहिबान ये अवेल करते रहे, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन उनका राइट है, वो अपनी टैक्स जो उनको ओरिजिनल प्राइस में वो बाकायदा चीजें उनको मिलती हैं। ये तो वही बात हो गई। अब शहबाज शरीफ साहब अब जाएंगे कोर्ट में, ट्रायल चलेगा। अब जो फाइनल चीज आएगी उसको हमने फेस करना होगा। जो भी हम तो ये कह रहे हैं कि ना हम इस मुल्क से जाएंगे, ना हम कभी गए हैं। अगर माजी में देखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुल्क में रहती है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फेस करती है। इसमें शाह साहब कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फेस करती है। शाह साहब इसमें कोई दूसरी राय नहीं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है बाकायदा सुनती भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस पर आपने साबित किया है। मेरा एक सवाल, अगर शहबाज शरीफ पे करप्शन के केस साबित हो जाते हैं तो क्या फिर भी उनके केस को आपकी मुत्तहिदा पोजीशन लेकर चलेगी? देखें, बात सुने, मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी सब साथ हैं। अगर किसी पे कोई भी करप्शन का केस साबित होता है तो वो कोर्ट में फेस करेगा और वो ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हम पहले भी ये डिमांड कर रहे हैं, हम आज भी डिमांड कर रहे हैं। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब पे फुल स्टॉप आप भी प्लीज ना लगाएं ना। शहबाज शरीफ साहब पे केस चला भी, फर्द जुर्म आयद भी हो गया, वो गिरफ्तारियां भी हो गई। अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं जाते? क्या हो गया है इनको? आखिर ये इदारे सिर्फ उन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आज तो नैब का चेहरा खुल के सामने आ गया है।
कि नैब आखिर किन मकासद के लिए यूज हो रहा है। शाह साहब, अगर आपको सिंध हुकूमत से इस्तीफा देना पड़ता है, तहरीक जनवरी में जाके इस्तीफों पे जाती है, तो पीपल्स पार्टी तैयार है सिंध हुकूमत से इस्तीफा देने के लिए? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने जो वादा किया है, जो हमारा चेयरमैन साहब मिशन लेके आगे चल रहे हैं, जो APC का एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी, सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हो, अगर ये बात आई और ये वक्त आया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाल्लाह हम क्यों इस चीज से घबराएं, हम अगले दफे इससे ज्यादा ताकतवर बन के आएंगे इलेक्शन लड़के, जब वो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा रहे हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? देखें, हमारी डिमांड है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाया जाए। स्पीकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है या फेडरल मिनिस्टर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मीटिंग कॉल कर रहे हैं उसको फ्री एंड फेयर करने के लिए। जिस फोरम को वो मीटिंग करनी चाहिए वो करें, और ये यकीन दहानी कराएं कि वो पूरा फेयर ग्राउंड होगा सब पार्टीज के लिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, वो कोई भी पार्टी हो, उनको फेयर ग्राउंड दिया जाए। हम जरूर पॉलिटिकल जमात हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे। तो शाह साहब, ये मौकिफ उस वक्त क्यों नहीं अपनाया कि जब मुलाकात के लिए बुलाया था? ये तो मरियम नवाज साहिबा के बयान के बाद मौकिफ अपनाया गया कि उनका सरोकार नहीं। देखें जी, जब कोई मीटिंग होती है तो उसके एजेंडाज डिसाइड किए जाते हैं। अगर वो एक मीटिंग सिक्योरिटी के हवाले से थी और उसका एजेंडा जो था उस पर सारे पार्टीज गई, हम अपने फौज के अला क़यादत से मिलने में पॉलिटिशियंस को कोई वो नहीं है, सब लोग गए, सब लोगों ने वहाँ बात की, अपने इश्यूज रखे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुल्क की जो हमारा नेशनल कॉज है उसके लिए अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान देखें। शाह साहब, आज अभी मरियम नवाज शरीफ जो है, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी फैसले पहले से लिखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फैसला हक में आए तो बेहतर है, फैसला हक पे ना आए तो अदलिया पे हमला कर देना। देखें, अब ये मरियम नवाज साहिबा बता सकती हैं क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुनी नहीं है। आप अगर ये बात सामने अगर आप सुन लेते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है इस पे? देखें, जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है, हमने पहले भी कहा, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हम कोर्ट के फैसले पे कभी तनकीद नहीं करते, उसको बाहर डिस्कस नहीं करते। हमारे पास फॉरम्स हैं, हम उस पर अपील कर सकते हैं। बाय द लॉ हमें सारा जो प्रिविलेजेस एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न जो हमें हैं, हम उनको अवेल करें। एज अ पॉलिटिशियन अगर शहबाज शरीफ साहब पे कोई चीज़ आई है तो वो आला अदलिया में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें अदलिया से हमेशा इंसाफ मिला है और आगे भी मिलेगा। अदलिया से हमेशा इंसाफ मिला और आगे भी मिलेगा। फैसला हो लेने दे, ट्रायल चल लेने दे, फिर हकाइक सामने। बहुत शुक्रिया अवैस कादर शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे तलाल चौधरी साहब की, जो ये कहते हैं कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज होता है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनती है। कमेटी के 2 मेंबरान होते हैं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा होती हैं, अकरम अंसारी साहब होते हैं। लेकिन खबर ये सामने आती है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से किसी ने राब्ता नहीं किया। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कौन से फैक्ट्स पर फैसला करेगी, इसी पर बात करते हैं। राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, तंजीम साजी में पहले मुखालिफत सामने आती है, फिर तशद्दुद की कहानी जन्म लेती है और उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है, उससे तो राब्ता नहीं होता। अब मौक़िफ़ सामने आने के लिए, हकाइक जानने के लिए दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी था, वो भी सामने नहीं आया, तो हकाइक कैसे पता चलेंगे? देखिए, हकाइक मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये तंजीम साजी थी या तन साजी थी, क्या था, ये तो हालात के साथ साथ आएगा। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे कौमी लीडर्स जो हैं, जिन्हें हम अपने लीडर्स कहते हैं, जो सियासी जमातों के रहनुमा हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, या सर इंतहाई मोहतरम, सोशल मीडिया पर उनके मतलब कैसे कैसे गाने लगे, कैसी कैसी चीज़ें चलीं, अगर आप वो देख लें तो आप परेशान हो जाएं कि जिनको हम अपना आइडियल समझते हैं उनके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो असम्बलियों में बैठती, जिन्होंने हमारे फैसले करने हैं, जो इस कौम की तकदीर बदलने के फैसले करते हैं। अब हुआ ये कि तलाल चौधरी साहब के साथ जब ये वाक़या होता है, इस वक़ूए के बाद जो वीडियो सामने आई है, हमने उस वीडियो में घर की निशानदेही भी दिखा दी, घर के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है दरवाजे के साथ, गेट के साथ बिल्कुल, और ये भी बता दिया उन्होंने कहा जी घर की तमाम औरतों, अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है अगर उन्होंने औरतों के घर की तमाम औरतों के टेलीफोन नंबर चेक करें। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है
तो फिर बेचारे को रात को, मुझे समझ नहीं आई, एक चीज़ का सवाल या निशान है कि रात को तंजीम साजी किस तरह होती है? क्या सारा दिन तंजीम साजी नहीं हो सकती? और सिर्फ तंजीम साजी वहीं पर क्यों? क्या पूरे फैसलाबाद में और कोई जगह नहीं थी तंजीम साजी के लिए? क्या वो तंजीम साजी का इख्तियार इस घर वालों को दिया गया था? फिर बड़ी बात यह है कि फिर बाद में मौक़िफ़ भी नहीं सामने आया। मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया। और मैं अभी हम एक ऑडियो भी आपको, हमने आज जो हमारे ना फारूक जोरी, हमने उनका, फारूक जोरी साहब आप ज़रा हॉस्पिटल पर रब्ता करें कि अस्पताल में पता करें जी तलाल चौधरी साहब चले गए हैं, नहीं है, पुलिस आई थी नहीं, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे ना वहाँ पुलिस आई है ना तलाल चौधरी साहब को ऐसा मामला, वो ठीक हो गए थे, चले गए हैं। तो जब इन्होंने वहाँ पे रब्ता किया तो ये ऑडियो कॉल सुन लें ज़रा, 30 सेकंड की है। तलाल चौधरी साहब हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं? हाँ जी हो गए। कल हुए हैं? तो बिल वगैरह क्लियर हो गए हैं? जी हो गए होंगे उनके। खुद अब अपनी ख्वाहिश पे गए हैं कि डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल की जाने से? सर उनकी सिर्फ ये है कि उनकी सर्जरी हुई थी जब वो आए हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, सर्जरी होने के बाद यहाँ पे विजिट किए हैं काफी लोगों ने, उनकी जो इतलात की हैं, मरियम औरंगजेब, उन्होंने उनसे बात की होगी, खैर वो चले गए हुए हैं। और संडे को तकरीबन डॉक्टर तो नहीं होते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से डिस्चार्ज हुए हैं। तो पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस का कंफर्म नहीं, टाइम नहीं कंफर्म है, लेकिन आई थी। जब वो आई है तो वो चले गए हैं। चले गए थे वो? तो मरियम साहिबा परसों आई थी? हाँ जी, वो रात को आई थी, फिर दिन को भी आई थी शायद। अच्छा, रात को भी आई थी। चलो ठीक होगा, थैंक यू भैया। मर्जी से वो अपनी गए हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा से राबिता हुआ है, यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ अवाम को बताने के लिए है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। अब बिल्कुल, अब मैं आपको एक बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ, और ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, और मैं इसे चैलेंज से ब्रेक कर रहा हूँ। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ चैलेंज से। ये वीडियो किसी सूरत बाहर नहीं आनी थी। ये जो वीडियो आई ना जिसमें तलाल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, तलाल चौधरी साहब ने ये पहले कहा कि इन्होंने वीडियो खुद भेजी है बाहर। बिल्कुल इन्होंने खुद ये वीडियो बाहर नहीं भेजी, और ना ये वीडियो सामने आनी थी। हुआ सारा सिलसिला ये है कि तलाल साहब को जब मार पड़ती है फैसलाबाद में, एडमिट होते हैं वो लाहौर के नेशनल अस्पताल में, एक मकामी अस्पताल, लाहौर के एक मकामी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। अब फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं है, फैसलाबाद में भी नहीं है, जहाँ पे उनके बड़े बड़े अच्छे अस्पताल है जहाँ पे उनका इलाज हो जाता। अब वहाँ पे दाखिल होने के बाद जब एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग ये थी कि ये अदारों पे डाल दिया जाए कि अदारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, ताकि सारी बात उस तरफ चली जाए, फिर बदनामी इदारों पे डालने की कोशिश की जाए। जब ये चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं तो अचानक सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है। सोशल मीडिया पे शोर मचने के बाद आपको याद है इनकी फैमिली की तरफ से आता है कि जनाब ये सीढ़ियों से गिर गए, किसी की तरफ से आता है कि एक्सीडेंट हो गया, किसी की तरफ से दूसरी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। फिर एक अचानक जब एक वीडियो सामने आती है तो सारी प्लानिंग दरे की दरी रह जाती है। अदारों पे इल्ज़ाम लगाने की प्लानिंग, मैं ये यासर आपको बिल्कुल बात जो कह रहा हूँ ये मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, ये सारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है। अब उस प्लानिंग के बाद होता यह है कि अब मुस्लिम लीग नून अपने आप को बचाने के लिए जनाब मोहतरमा मरियम औरंग साहब का ड्यूटी लगाते हैं। उन्होंने आपने सुन लिया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा जाती हैं, बड़ी मरियम साहिबा से उनकी गुफ्तगू कराती हैं, जिसके बाद ये फाइनल किया जाता है कि दोनों तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ज़बान बंदी कर दी जाएगी। वो जो वीडियो बाहर आई थी उसमें जब वो कहते हैं कि मुझे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया, तो एक किरदार है, दाढ़ी सी रखी हुई है, वो आगे से करता है तो बाद में वो कहते हैं मुझे 3 बार फोन किया गया, फिर वो आगे से कहते हैं वो किरदार कौन है? वो किरदार उसी घर का एक फर्द है जी, वो उसी घर का एक फ़र्द है। और आने वाले अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई तो नज़र आएगा। ज़रा आप तलाल साहब की देखें ना, ज़्यादती हुई है तलाल साहब के साथ, बाजू देखें और साथ में देखें पूरा कपड़े गीले हैं, जिस तरह किसी को बहुत ज़्यादा तनसाजी नहीं किसी के साथ की जाती, तो ये हुआ। और ये नहीं होना चाहिए, जो हकायक है वो हकायक मंजर आम पर आने चाहिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर शामिल करते हैं। पंजाब में पहली मरतबा करप्शन ने बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला है। महकमा ट्रैफिक में लोकल जो परचेज होती है उसमें करोड़ों रुपए की गबन के इंकशाफात हुए हैं। इसमें मुलव्वस कौन कौन है, अब तक हाथ किस पर डाला गया, तहकीकात ने कौन सा रुख इख्तियार किया है? चीफ रिपोर्टर लाहौर हाफिज फैज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज फैज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, अब तक जितनी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जितनी तहकीकात हुई है, उसमें अब तक कितने अनासिर सामने आए हैं और किस तरीका कार के तहत इतने पैसे हड़प कर लिए? क्या किसी की पकड़ भी होगी? जी, महकमा एंटी करप्शन पंजाब में जो करप्शन के बड़े स्कैंडल हैं उनकी तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, और जो ऐसी बंद फाइलें थी उनको भी ओपन कर दिया गया है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने एक मुर्दा महकमे में जान डाल दी है, और यही वजह है वो अगर स्कैंडल महकमा पुलिस हो या वासा का हो, LDA का हो,
किसी भी महकमे का स्कैंडल हो उस पर बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस उनका तल्लुक महकमा पुलिस से है, लेकिन इसके बावजूद जो महकमा पुलिस में जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, जो करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं, उन पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। हाफिज़ साहब पहले ये डिफाइन कर दें, ये लोकल परचेज होती क्या है? यानी जो डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे होती है उसे लोकल परचेज कहते हैं? जी, लोकल परचेज यही होती है कि जो महकमे में स्टेशनरी का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से जो रोज़मर्रा की जो अशिया खरीदी जाती हैं उसको लोकल परचेज कहते हैं। और यही कुछ ट्रैफिक पुलिस में स्कैंडल हुआ, इंटरनल ऑडिट जब एंटी करप्शन को भिजवाया गया साल 2018-19 का, जब वो भिजवाया गया उसमें पता चला कि 2 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन हुई है। जब एंटी करप्शन ने इसकी तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने इस सूरत हाल को देखते हुए जो 2017 और 18 का इंटरनल ऑडिट उसकी भी रिपोर्ट मंगवा ली। उसमें भी 7 करोड़ रुपये का गबन सामने आ गया। पता चला कि स्टेशनरी, पेट्रोल और दीगर फर्नीचर्स और दीगर परचेज की मद में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है। बोगस बिलों के साइन करके रकम निकलवा ली गई सरकारी ख़जाने से। ये इसमें एक अख्तर शाह नामी अकाउंटेंट को गिरफ्तार भी किया गया, उससे 25 लाख रुपए की रकम रिकवर भी की गई, जबकि दीगर अकाउंटेंट आबद हुसैन और जो उसके साथ दीगर साथी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का सिलसिला जारी है। जबकि एक बात इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस केस में एक DIG और एक SSP उनके किरदार का भी तयन किया जा रहा है कि उनका क्या रोल है और उनके जो सिग्नेचर हैं उनकी फ्रांसिक से उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन कराई जाएगी। राना साहब, न्यूयॉर्क पुलिस बन रही है, यानी कि हम नहीं सोच सकते थे कि पुलिस के अंदर इस तरह का ऑडिट निज़ाम हो सकता है। यानी अब तक जितना भी गबन देखा जाए उसकी इस तरह की इंक्वायरीज नहीं होती रही, फाइलें बंद होती रही। यानी अब हमें इंक्वायरीज सुनने को भी मिलेंगी, उस पर एक्शन होता भी देखने को मिलेगा कि पुलिस के खिलाफ इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। ये बिल्कुल होगा। मजे वाली बात है कि जिस DIG के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर वो जुर्मदार निकल आए, मुजरम निकल आए तो उनको पकड़ा जाएगा। वो DIG जो है वो गौहर नफीस जो DG एंटी करप्शन है इनसे सीनियर है और इनका सीनियर है, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनको भी उस कटहरे में लाया गया, उनको भी एहतसाब या इंसाफ के कटहरे में लाया गया। और मैं आपको ये बताऊँ पहले होता क्या था, पटवारी मैक्सिमम एक थानेदार, इसके लाया कलर कुछ नहीं। पहली दफ़ा उन फाइलों को खोला गया है, उन फाइलों को जिनको दबा दिया जाता था माल दे के, पैसे दे के, क्योंकि एंटी करप्शन खुद करप्शन का घर था। वहाँ पे तो करप्शन के खिलाफ शिकायत लेकर जाने वाला जो है ना, वो पहले इनको पैसे देता था और जो पकड़ा जाता था वो भी पैसे देता था, मुद्दई भी पैसे देता। लेकिन आपको मैं एक और बताऊँ, ये इस स्कैंडल में बहुत चीज़ें निकलेंगी भाई। और हाफिज़ साहब तो ये कह रहे हैं ना कि उनका फ्रांसिक होने, मेरी इतला के मुताबिक अहम तरीन पुलिस अफसर उसमें फंस गया है, मेरी इतला के मुताबिक। और ये अच्छी बात है अगर पाकिस्तान के अंदर किसी एक सूबे में एंटी करप्शन का महकमा फाल हो गया, पंजाब में फाल हो गया और वाकई अफसरान को पकड़ रहा है और करप्शन करने वालों को सजा दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात। हाफिज साहब, यानी लोकल परचेज में फ्लॉ तो होता होगा, एक्यूरेसी तो मुकम्मल नहीं होती होगी ना, कि डेली बेसिस पे अगर 20-25 लाख की चीजें खरीदी जा रही हैं, पेट्रोल खरीदा जा रहा है, स्टेशनरी खरीदी जा रही है, तो उसकी एक्यूरेसी कितने % तक होती है? ये यासर साहब आपको भी पता है कि ये जो महकमे होते हैं ये इनका ऐसा होता है, जब ये अगर कोई काम ऐसा करना होता है इन्होंने, जैसे खुर्द-बुर्द, ये नहीं कि महकमा पुलिस की बात है, ये महकमा नहार है उसमें भी ऐसे ही होता है, ये बाकायदा परसेंटेज भी रखते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्सा जाता है। और ये अगर कोई कहे ये मेरे दस्तखत नहीं है, ये बोगस है, तो क्या वो इतना ही लाइलम था कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे नीचे क्या हो रहा है? अगर एक SHO अपने थाने में बैठा है और मुहर्रर पैसे दे रहा है, अगर SHO कहे मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं समझता कि वो इतना लाइलम है, वो कसूरवार है। और ये एक रोज़ में तो हुआ नहीं, ये मुख्तलिफ मरहलावार जारी था, कई सालों से ये सिलसिला जारी था। तो मैं इसमें जो जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो तमाम, बल्कि मैं कहता हूँ ये ज़िम्मेदार हैं, वो बिल्कुल एंटी करप्शन ने बिल्कुल सही हाथ डाला है। वजह यही है, जैसे राना अज़ीम साहब ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और जो DIG जिनका नाम लिया जा रहा है, SSP है, वो बल्कि 2-3 मरतबा एंटी करप्शन आ चुके हैं, वो अपना बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। और जैसे राना अज़ीम साहब ने कहा कि पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी कहा, एक मुर्दे महकमे में जान डाली गई है। इससे पहले
इफ्तिखार अहमद आसम का DPO ऑफिस उकाड़ा का जो केस था उसमें भी करोड़ों रुपए की गबन हुआ, बोगस दस्तखत किए गए लोकल परचेज के नाम पर ही। महकमा लेबर में एंटी करप्शन ने 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा। अब मेरी इतला के मुताबिक वो जो 5 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा था वो तो 15 करोड़ से ऊपर जा चुका है, उसमें भी वसी पैमाने पर घपले हुए हैं। और एक और आपको बता दूं, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी आफत साहब ने खबर ब्रेक की है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 30,000 गाड़ियाँ ऐसी थीं जो मिलिट्री के नाम से जाली कागजात बनाते थे और ये सारा कुछ होता था। बड़े स्कैंडल पकड़े जाते। और ये भी वैसे यासर भी आपको बता दूं, ये भी पहली दफ़ा हुआ है, ये इस केस को पहले दबा दिया गया था। यानी अच्छी बात है कि अगर इतने बड़े लेवल तक इंक्वायरीज चल रही हैं, अब छोटे मुलाजमीन ही सिर्फ एहतसाब के अमल के अंदर नहीं आते बल्कि आला सतह पर भी इंक्वायरीज चल रही हैं, तो अच्छी बात है। एंटी करप्शन ने अगर इस तरह की इंक्वायरी खोली है तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी ये एक अच्छा अमल है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।